मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा वन विभाग से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियम पर चर्चा करेंगे। समाज के अंतिम पायदान पे हमारे अनुसूचित जनजाति के और वनवासी भाई दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, उनके अधिकारों की मान्यता के लिए बनाया गया है। उनके खोए हुए अधिकार उनको वापस करता है, अतः इसको एक सामाजिक न्याय अधिनियम कहा जा सकता है। मॉड्यूल 1 अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य और महत्व। इस मॉड्यूल में हम FRA 2006 की उत्पत्ति, उसके उद्देश्य, FDST और OTFD की परिभाषाएं तथा सामुदायिक भागीदारी से वन शासन के लोकतंत्रीकरण के महत्व को समझेंगे। मॉड्यूल 2 अधिनियम की प्रमुख धाराएं। इस मॉड्यूल में हम FRA की प्रारंभिक धाराओं, अधिकारों की सूची और ग्राम सभा एवं अधिकार धारकों के कर्तव्यों को जानेंगे। मॉड्यूल 3 अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया और समितियां। इस मॉड्यूल में हम ग्राम सभा से लेकर जिला समिति तक की अधिकार प्रदाय प्रक्रिया और समितियों की संरचना को समझेंगे। मॉड्यूल 4 कानूनी प्रावधान, पात्रता और दावा प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम अधिनियम के अंतर्गत अपराध, दंड, नोडल एजेंसी और अन्य कानूनों पर FRA की प्रधानता के प्रावधानों को जानेंगे और FRA की पात्रता, दावा प्रक्रिया और मध्य प्रदेश में इसके क्रियान्वयन व प्रमुख पहलों को समझेंगे। इस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। संक्षिप्त में इसको वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है। आज इस अधिनियम पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य धाराएं हैं, उनके प्रावधानों के विषय में बता सकें। भारत में ब्रिटिश काल से पहले जो अनुसूचित जाति के और दूसरे पीढ़ियों से रहने वाले वनवासी थे, वह अपने अधिकारों का प्रयोग निर्बाध रूप से करते थे, वनों में रहते थे और वन के ऊपर अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं हेतु निर्भर थे। वनों को एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, एक दूसरे पर निर्भर थे, वनों को बचाते थे और जो वन पारिस्थितिकी प्रणाली था उसके अभिन्न अंग थे। लेकिन जैसे जैसे वनों का महत्व बढ़ा, औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटिश शासन ने भारत के वनों में वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए इन वनों का सीमांकन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की। चूंकि उस समय वनों में जो वनवासी लोग रह रहे थे, उनके अधिकार अब लिखित नहीं थे, अतः आरक्षण की प्रक्रिया में बहुत सारे अधिकार समाप्त हो गए और इस तरीके से उन वनों में पीढ़ियों से रहने वाले वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ। ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले 1865 में, फिर 1872 में, 78 में, तदुपरांत 1927 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया: आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं गांव के जंगल। भारतीय वन अधिनियम 1927 आजादी के बाद भी जारी रहा। इस पृष्ठभूमि में ये वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया। इस पारित अधिनियम के लागू करने का मुख्य उद्देश्य था जो ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी जो वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे, किंतु उनके अधिकारों को अवलिखित नहीं किया जा सका है, उनके वन अधिकारों को और वन भूमि के अधिभोग को मान्यता देने और उसे निहित करने, इन अधिकारों की मान्यता देने की प्रक्रिया और संरचना का उपबंध करने तथा ऐसी मान्यता हेतु जो साक्ष्यों की आवश्यकता होगी उसका उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भूमि और आजीविका का अधिकार प्रदान करना, वनों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, औपनिवेशिक काल में जो अधिकार समाप्त हो गए थे उन अधिकारों की बहाली करना, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता में जनजाति योगदान को मान्यता देना, अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के भूमि के अधिकार
आजीविका के साधन और उनकी खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना, वन अधिकार धारकों को जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और वनों के सतत उपयोग के लिए जिम्मेदारी और शक्ति देकर वन संरक्षण को सुनिश्चित करना, व्यवस्था को मजबूत बनाना। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो अधिकार हैं वो मुख्यतः व्यक्तिगत, सामुदायिक वन अधिकार दोनों तरह के ये अधिकार दिए जा सकते हैं और इसके लिए ग्राम सभा को प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रावधानित किया गया है। इस अधिनियम में 6 अध्याय हैं और केवल 14 धाराएं हैं। बहुत संक्षिप्त अधिनियम है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि FRA 2006 औपनिवेशिक काल के अन्याय को सुधारने हेतु बनाया गया, जो वनवासियों के भूमि, आजीविका और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देकर ग्राम सभा को सशक्त बनाता है। अधिनियम की धारा 1 इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताती है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारतवर्ष में है। जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद लागू हुआ। यद्यपि इस अधिनियम को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति 29 दिसंबर 2006 को प्राप्त हो गई थी और इसकी अधिसूचना 2 जनवरी 2007 को हुई, लेकिन इसके नियम 1 जनवरी 2008 को प्रकाशित हो सके और इस तरह से इसका क्रियान्वयन 2008 में ही प्रारंभ हो पाया। जम्मू कश्मीर में इसका क्रियान्वयन सितंबर 2021 से प्रारंभ हो सका। इस अधिनियम की जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो धारा 2 में वर्णित की गई हैं। यह अधिनियम वन भूमि पर वन अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें जो वन भूमि है वह केवल भारतीय वन अधिनियम में अधिसूचित, आरक्षित और संरक्षित वन ही नहीं है, उसमें सभी प्रकार के वन सम्मिलित है, चाहे वो अवर्गीकृत वन हो, असीमांकित वन हो, डीम्ड वन हो, अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, राजस्व वन हो, निजी वन भूमि हो, सभी प्रकार की वन भूमियां इस अधिनियम की वन भूमि की परिभाषा में आती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वन निवासी अनुसूचित जनजाति। ये अनुसूचित जनजाति के सदस्य समुदाय हैं जो मुख्यतः वनों में रहते हैं और अपनी आजीविका की जरूरतों के लिए वन भूमि या वनोपज पर निर्भर है। इन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पशुचारक समुदाय भी शामिल है, घुमंतू जनजाति के लोग भी शामिल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वन अधिकार अधिनियम लागू होता है अन्य पारंपरिक वन निवासी। ये वे लोग या समुदाय हैं जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और 13 दिसंबर 2005 से वो कम 3 पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं। यहाँ पीढ़ी का अर्थ 25 वर्ष की अवधि से है। लघु वनोपज, इसमें पौधों की उत्पत्ति के सभी गैर लकड़ी के वन उत्पाद शामिल हैं। बांस, बेंत, ब्रुशवुड, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदुपत्ते, औषधि पौधे, जड़ी बूटियां, जड़, कंद आदि सब लघु वनोपज में आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा है सामुदायिक वन संसाधन। ये वो क्षेत्र हैं जो रूढ़िगत रूप से ग्राम सीमा के अंदर आते थे तथा इनका संरक्षण, देखरेख ग्रामीण लोग परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। वन अधिकार जो अनुसूचित जनजातियों को और पारंपरिक वन निवासियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिए जाने हैं, उनके विषय में जानेंगे। वन अधिकार अधिनियम निम्नलिखित अधिकारों को मान्यता देता है। इन अधिकारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक व्यक्तिगत अधिकार, नंबर 2 सामुदायिक अधिकार और तीसरा अन्य अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार में वनों में रहने और खेती करने हेतु वन भूमि पर दिए गए अधिकार हैं, अर्थात यदि व्यक्ति ने अधिनियम के लागू होने के समय और 13 दिसंबर 2005 के पूर्व वन भूमि को अपने अधिभोग में ले लिया था तो उसको उसमें आवास का और उस पर खेती करने का अधिकार इस धारा 3(1)(a) में वर्णित किया गया है। जब उसके वास्तविक उपयोग की भूमि या अधिकतम 4 हेक्टेयर तक दिया जा सकता है। सामुदायिक अधिकारों में निस्तार का अधिकार, गौण वनोपज उत्पाद संबंधी अधिकार, यायावर जनजातियों को मछली और जल उत्पाद के अधिकार तथा चारागाह का अधिकार, सामुदायिक अधिकार जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनको वनों में आवास का अधिकार, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने का अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन संरक्षण का अधिकार। ये सामुदायिक वन संसाधन के जो संरक्षण का अधिकार है वो सामुदायिक वन अधिकारों का ही भाग है। अन्य रूढ़िगत रूप से, परंपरागत रूप से जनजातियों को जो भी मान्यता प्राप्त अधिकार हैं वो सभी अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत भी जनजातियों को प्राप्त होंगे। जैव विविधता संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार भी अधिनियम में उपबंधित किया गया है।
अधिनियम में ये भी है, उपबंध है कि ऊपर के जितने भी अधिकार बताए गए हैं उन अधिकारों में वर्णित नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से, रूढ़िगत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से ये अधिकारों का यदि उपयोग करते रहे हैं तो वो अधिकार भी उनको मान्य होगा। लेकिन इसमें शिकार करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अन्य अधिकार जो हैं वो विवादास्पद भूमि के दावे संबंधी अधिकार हैं। वन भूमि पर किसी भी प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा कोई पट्टा, लीज, अनुदान इत्यादि दिया गया है तो उसको वन अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार उल्लिखित है धारा 3(1)(g) में। कोई विकास योजना के लिए या बिना मुआवजा दिए वनवासियों को उनकी भूमि से बेदखल किया गया है, पुनर्वसित किया गया है और उस भूमि का उपयोग जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए अर्जित किया गया था उसे 5 वर्ष तक यदि क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो इनको यथावत पुनर्वास का अधिकार है, जो धारा 3(1)(m) में परिभाषित है। धारा 3(2) का बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है। विकास के लिए सरकार की विकास योजनाओं के लिए वन भूमि के विवर्तन का अधिकार इसके अंदर उल्लिखित है। ऐसी 13 एक्टिविटीज जिसमें विद्यालय, ग्रामीण विद्यालय, औषधालय या अस्पताल जो PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आंगनबाड़ी, उचित कीमत की दुकानें, विद्युत उपकरण, विद्युत और दूरसंचार लाइनें, टंकियां, अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर लाइट है उसके लिए, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, सड़कें, सामुदायिक केंद्र इत्यादि विकास योजनाओं के लिए वन भूमि को विवर्तित किया जा सकता है यदि ऐसी वन भूमि 1 हेक्टेयर से कम है तथा उसमें 75 झाड़ प्रति हेक्टेयर से कम पेड़ों को काटा जाना है। यह विवर्तन इस शर्त पर होगा, इस शर्त के अधीन होगा कि संबंधित ग्राम सभा द्वारा उसकी सिफारिश की गई। यह विवर्तन भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों में जो NPV और वैकल्पिक वृक्षारोपण की अनिवार्यता है उससे मुक्त है। मतलब इस विवर्तन के लिए कोई NPV या वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य नहीं है। केवल यदि पेड़ों को गिराया जाना है तो स्वीकृति देते समय DFO कोई शर्त लगा सकता है कि जितने पेड़ गिराए जा रहे हैं उतने या उससे कुछ अधिक पौधों का रोपण किया जाए। तो धारा 3 अधिनियम में कौन कौन से वन अधिकार दिए जा सकते हैं उनका उपबंध करती है। अभी तक हमने वन अधिकार के विषय में समझा कि वन अधिकार सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन के हो सकते हैं तथा विकास योजनाओं के लिए वन भूमि के विवर्तन के अधिकार प्रावधानित किए गए। अब इन अधिकारों को मान्यता देने और समुदाय या व्यक्तियों में निहित करने की जो प्रक्रिया है वह अधिनियम की धारा 4 में वर्णित की गई है। अधिनियम की धारा 4 अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों की मान्यता और उसमें निहित करने को प्रावधानित करती है। अधिनियम की धारा 4(1) ऐसे अनुसूचित जनजातियों को जिन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों के बाबत अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया है उन्हें तथा धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकार के बाबत अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है। धारा 4(2) संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों से वन अधिकार धारकों के पुनः स्थापन के लिए उपबंध करती है। यह पुनः स्थापन केवल इन्हीं शर्तों की दिशा में किया जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में ऐसे संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों को अनितक्रांत क्षेत्रों के सृजन के रूप में रखना अनिवार्य है, तभी वन अधिकार धारकों को वहां से पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनः स्थापन निम्न सभी शर्तों को पूरा करने की दशा में ही होगा। धारा 4(2) कहती है कि विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी होगी। अर्थात यदि वन अधिकार धारक वन अधिकार की पात्रता रखते हों तो उनको वन अधिकार हक दे दिए गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन के संबंधित अधिकारियों द्वारा यह स्थापित कर दिया गया हो कि वन अधिकार धारकों की उपस्थित वन्य पशुओं के क्रियाकलापों या उन पर अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त है और उनके उस प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में ही वन अधिकार धारकों का पुनः स्थापन किया जाएगा। राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सह अस्तित्व जैसे अन्य युक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है
अर्थात वन अधिकार धारक और वन्य जीव एक साथ उस क्षेत्र में नहीं रह सकते। पुनर्स्थापन करना यदि आवश्यक है तो ऐसे पुनर्स्थापन के लिए अनुकल्पी पैकेज तैयार किया गया है और इस पैकेज में प्रभावित वन अधिकार धारकों और समुदाय के लिए जीविका सुनिश्चित करने का भी उपबंध करना होगा। प्रस्तावित पुनर्स्थापन पैकेज को संबद्ध क्षेत्रों की ग्राम सभाओं द्वारा सहमति दी गई है और यह सहमति लिखित में उनसे प्राप्त कर दी गई हो, तभी पुनर्स्थापन किया जा सके। कोई पुनर्स्थापन तभी होगा जब पुनर्वास स्थान पर जहाँ पे कि पुनर्वास किया जाना है पैकेज के अनुसार सभी सुविधाएं और भूमि आवंटन पूरा कर दिया गया। इन सभी शर्तों के पूरा होने पर ही वन अधिकार धारकों का उस क्षेत्र से पुनर्स्थापन किया जा सकेगा। परंतु इस संकटग्रस्त वन्य जीव आवास को वन्य जीव संरक्षण प्रयोजन के अतिरिक्त राज्य शासन एक या केंद्र सरकार या किसी एक के द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु अपवर्तित नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसी जमीन को हमने वन्य जीव संरक्षण के लिए संकटग्रस्त वन्य जीव आवास घोषित किया है। ऐसा करने के बाद उसे किसी अन्य काम जैसे डैम बनाना, तालाब बनाना, किसी माइनिंग के लिए, ऐसे किसी काम के लिए अपवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट धारा है 4(3). ये वन अधिकार की मान्यता इस शर्त पर दी जाएगी कि ऐसी जनजातियों और जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत मूल निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी। 13 दिसंबर 2005 के बाद यदि कोई व्यक्ति वन भूमि पे काबिज होता है और दावा प्रस्तुत करता है तो उसका दावा मान्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि धारा 4(3) यह उपबंध करती है कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 4 उपधारा 4 वन अधिकारों को बताती है कि उपधारा 1 में प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होगा, हेरिडिटरी होगा, संकरणीय या अंतरणीय नहीं होगा। मतलब न तो वन अधिकार विक्रय किया जा सकता है, न किसी दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह वंशागत होगा। विवाहित व्यक्तियों की दिशा में पति पत्नी दोनों के नाम से संयुक्त रूप से, और यदि घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम से वन अधिकार दर्ज किया जाएगा। यदि किसी कारण से कैसे ही मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में यह अधिकार उसके वैध वारिस को हस्तांतरित किया चला जाएगा। यदि वारिस भी नहीं है तो उसके निकटतम संबंधी को यह अधिकार जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति वन अधिकार धारक वन अधिकार को विक्रय इत्यादि से किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, विक्रय दान इत्यादि से नहीं दे सकता। धारा 4 उपधारा 5 में उपबंध है कि यदि किसी दावेदार ने वन भूमि पे अधिकार का दावा किया है तो ऐसे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या अन्य परंपरागत वन निवासी को उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि वन अधिकार की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यदि दावेदार अपात्र पाया जाता है तो उसको वन भूमि से बेदखल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। धारा 4 उपधारा 6 यह कहती है कि प्रावधानित करती है कि अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्यक्ति या कुटुंब या समुदाय के अधिभोगाधीन वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र को तक ही वन अधिकार हक प्रदान किया जाएगा। मतलब जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ उस दिन उस व्यक्ति के पास उसके कब्जे में वास्तविक रूप से कितनी जमीन थी उस वन भूमि का पर ही अधिकार दिया जाएगा, और ये अधिकार किसी भी दशा में 4 हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा। मतलब या तो वास्तविक एक्चुअल काबिज भूमि का अधिकार होगा या अधिकतम 4 हेक्टेयर का वन भूमि का अधिकार हो सके। ऐसे वन अधिकार धारा 4 उपधारा 7 बोलती है कि ऐसे वन अधिकार सभी प्रक्रिया विलंगमों प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन अनापत्ति के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य और वैकल्पिक वृक्षारोपण का समुदाय भी शामिल है। अर्थात इस भूमि के वन अधिकार देते समय वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य और वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 4 उपधारा 8 पुनर्वास का हक प्रदान करती है। अर्थात ऐसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी जो ये साबित कर सकते हैं कि राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण उन्हें भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किया गया था, और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन के 5 वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वह अर्जित की गई थी, तो उनको पुनः वन अधिकार उस क्षेत्र में वन अधिकार की पात्रता होगी। धारा 4 उपरोक्तानुसार वन अधिकारों को मान्य करती है और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों में निहित करती है। इस अधिनियम की धारा 5
वन अधिकार धारकों के कर्तव्यों को परिभाषित करती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर कि वन अधिकार दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, ग्राम सभा को वनों की रक्षा, जैव विविधता संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण, सेंसिटिव इको क्षेत्रों का संरक्षण, सामुदायिक वन संसाधनों पर पहुंच के लिए विनियमन तथा वन, वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण के लिए ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प का क्रियान्वयन करने का दायित्व वन अधिकार धारकों को उपबंधित करती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एफआरए की प्रारंभिक धाराएं वन भूमि उपयोग, ग्राम सभा की जिम्मेदारी और वनवासियों के व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले मॉड्यूल की ओर। वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को अधिकतम 4 हेक्टेयर वन भूमि पर आवास या खेती के लिए भूमि धारित करने का अधिकार देता है। ये धारा 4 में प्रावधानित है। इसी तरह से सामुदायिक वन संसाधनों के रक्षा, पुनर्जीवितकरण, संरक्षण, प्रबंधन इत्यादि का भी अधिकार उल्लिखित किया गया है। अधिनियम की धारा 6 वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया निर्धारित करती है। धारा 6 उपधारा 1 में प्रावधानित है कि ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक या दोनों वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार होगा। ग्राम सभा अपनी सहायता के लिए अपने सदस्यों में से एक वन अधिकार समिति गठित करती है, जिसमें 10 से 15 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 1/3 महिलाएं होना आवश्यक है। यह वन अधिकार समिति दावों को लेती है, दावों को निर्धारित प्रारूप में दावेदार से प्राप्त करती है, साक्ष्यों को एकत्रित करती है। दावे के साथ दावेदार को कम से कम 2 साक्ष्य देना आवश्यक है, उनको प्राप्त करने का कार्य करती है। मौके पर दावे की सत्यता के लिए सत्यापन का कार्य वन अधिकार समिति करती है। जब दावे के सत्यापन का कार्य वन अधिकार समिति करेगी तो वह राजस्व और वन अधिकारियों को भी सूचित करेगी, जिससे कि सत्यापन के समय वो उपस्थित रह सकें। दावेदार भी कम से कम जितने दावे दिए गए हैं उनमें से कम सत्यापन के समय 50% दावेदार भी उपस्थित रहने चाहिए, तब सत्यापन का कार्य किया जाएगा। धारा 6 की उपधारा 3 यह उपबंध करती है कि उपखंड स्तर की एक समिति का गठन होगा और यह समिति ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करेगी, उसको प्रस्तुत यदि कोई अपील की जाती है तो अपील का निराकरण करेगी। उपखंड स्तर की समिति के कर्तव्यों का निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में विस्तृत रूप में उल्लिखित है। उसके अनुसार, उसी प्रक्रिया के अनुसार यह उपखंड की स्तरीय समिति अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी और अंतिम निश्चयन के लिए जिला स्तर की समिति को अग्रेषित करती है। ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध कोई याचिका सीधे जिला स्तर समिति को नहीं दी जा सकती, उसको पहले उपखंड स्तर की समिति को देना होगा। उपखंड स्तर की समिति ने जब उस पर विचार कर लिया हो, उस पर निर्णय पारित कर दिया हो और उस निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है दावेदार या कोई अन्य व्यक्ति, कोई प्राधिकरण, कोई विभाग का व्यक्ति, तो फिर जिला स्तर की समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी अपील का निराकरण व्यथित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्त अवसर देने के उपरांत ही किया जाएगा। राज्य सरकार उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकार के अभिलेखों पर विचार करने और उनको अंतिम रूप से अनुमोदन के लिए जिला स्तर की समिति का गठन करेगी। उपधारा 6 बोलती है कि ऐसा विनिश्चय अंतिम और आबद्धिकृत सभी पर आबद्धिकृत होता है। राज्य सरकार वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए उसमें निहित प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन करेगी।
राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जाए, नोडल अभिकरण द्वारा मांगी जाए, उनको प्रेषित करेगी। धारा 6 और धारा 8 उपखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर मॉनिटरिंग समिति में राजस्व, वन विभाग और जनजातीय विभाग के अधिकारियों का स्तर तथा पंचायती राज संस्थाओं के 3 सदस्य होंगे। उनमें 2 सदस्य अनुसूचित जनजातियों के और कम से कम 1 महिला होगी, जैसा भी किया जाए। उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की समिति मॉनिटरिंग समिति की संरचना, कृत्य और उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसृत की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए। यह प्रक्रिया विस्तृत रूप से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम 2008 और उसके बाद संशोधित किए गए 2012 में विस्तृत रूप से उल्लिखित है। और नियम 2012 में विभिन्न समितियों की संरचना पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उपखंड स्तर की समिति में जो अध्यक्ष है वो एसडीएम है, सदस्य है डीएफओ, जनजातीय कल्याण विभाग का जो उपखंड स्तर का भाषाधक अधिकारी है वो सदस्य सचिव है। और इसमें जिला पंचायत द्वारा नॉमिनेटेड 3 सदस्य रहेंगे, जिसमें 2 अनुसूचित जनजाति के जो हो सके तो वन निवासी हों तथा कम से कम 1 महिला सदस्य होंगे। जिला स्तर की समिति के कलेक्टर अध्यक्ष हैं, डीएफओ सदस्य हैं, जनजातीय कल्याण विभाग का जिला भाषाधक अधिकारी सदस्य सचिव है। जिला स्तर पंचायत की 3 सदस्य, जिसमें से कम 2 अनुसूचित जनजाति के जो वन के निवासी हैं तथा कम से कम 1 महिला होगी। राज्य स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, सचिव राजस्व विभाग सदस्य हैं, सचिव जनजातीय समाज कल्याण विभाग सदस्य हैं, सचिव वन विभाग सदस्य हैं, सचिव पंचायती राज सदस्य हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सदस्य होंगे, जनजातीय सलाहकार के 3 अनुसूचित जनजाति सदस्य होंगे। जहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद नहीं है वहाँ राज्य सरकार द्वारा निर्देशित 3 जनजाति अनुसूचित जनजाति सदस्य होंगे। आयुक्त जनजातीय कल्याण जो है वो इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एफआरए में अधिकार ग्राम सभा से लेकर एसडीएलसी और डीएलसी तक त्रिस्तरीय प्रक्रिया से तय होते हैं, जहां हर स्तर पर जांच, सत्यापन और अनुमोदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के तहत बनाए गए कोई उपबंध या नियम के उल्लंघन के लिए दंड की प्रावधान करता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों का या नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो 1000 रुपए तक जुर्माने का से दंडित किया जा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, प्राधिकारी या समिति के अधिकारी को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा यदि वो ये साबित कर देता है कि वह अपराध उसके बिना ज्ञान के हुआ है और ऐसा अपराध रोकने के लिए उसने सभी उचित सावधानियां बरती थी। धारा 8 यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय धारा 7 के तहत तब तक अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि ग्राम सभा द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति को उसके संकल्प के उल्लंघन के लिए 60 दिन से कम का नोटिस न दे दिया गया हो और राज्य स्तरीय समिति ने उस पर कार्रवाई न कर ली हो। अर्थात ग्राम सभा पहले उसके संकल्प जिसके बारे में विवाद है उससे संबंधित एक संकल्प पारित करके राज्य स्तरीय समिति को भेजेगी। कम से कम 60 दिन के नोटिस के उपरांत ही कोई न्यायालय बाद संज्ञान लेगा, अपराध का संज्ञान लेगा, उससे पहले नहीं। अधिनियम की धारा 9 प्रावधानित करती है कि सीआरपीसी इसमें वर्णित जितने भी प्राधिकारी हैं या सदस्य हैं समितियों के वो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक होंगे। ऐसे ही धारा 10 इस अधिनियम के तहत सद्भावना पूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई को प्रारंभ नहीं किए जाने का उपबंध करती है। धारा 11 यह प्रावधानित करती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। अर्थात जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। धारा 12 में केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति है। जो भी समिति के प्राधिकारी हैं
इस अधिनियम के तहत कोई भी काम, कोई भी कार्य केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों, विशेष निर्देश या सामान्य निर्देशों के तहत करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए माने कि जैसे अधिनियम कहता है कि वनों में रहने वाले जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों की अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया कि यदि वन में नहीं भी रहते हैं, पड़ोस समीप के किसी ग्राम में रह रहे हैं, लेकिन खेती के लिए अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह वन भूमि पर निर्भर है, आश्रित है, तो उसको भी वन अधिकार की पात्रता होगी। तो ऐसे निर्देश को भी पालन करना प्राधिकारियों का, समिति सदस्यों का कार्य है। धारा 13 यह बताती है कि एफआरए के जो प्रावधान हैं वो उस समय लागू किसी विधि के प्रावधानों के, उपबंधों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके अल्पीकरण में। पेशा में भी ये प्रावधान है कि पेशा एक्ट 1996 में कि पंचायतों में जो एनटीएफपी है, मतलब लघु वनोपज है, उसके अधिकार होंगे। एफआरए भी लघु वनोपज पर व्यक्ति और समुदाय के अधिकार प्रावधानित करता है। एफआरए ग्राम सभा को देता है अधिकार और पेशा में पंचायतों को दिए गए। लेकिन इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। पेशा के प्रावधान शेड्यूल एरियाज के लिए हैं, जबकि एफआरए के प्रावधान सभी जगह के लिए, सभी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए प्रावधानित किए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस एफआरए के अंदर जो भी प्रावधान होगा वो किसी दूसरे विधि के, किसी उपबंध के कारण से अमान्य नहीं किया जा सकता। यह उस पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। इसके अधिनियम की धारा 14 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को देती है। धारा 14A(1) में यह है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी। धारा 14(2) उपधारा 2 में यह प्रावधानित किया गया है कि धारा 6, धारा 6(1), धारा 6(8), धारा 6(9) के क्रियान्वयन के लिए किन नियमों की जरूरत होगी, उन नियमों को बनाने की शक्ति अधिनियम में प्रावधानित है और नियम 2012 में उनके विस्तृत प्रावधान किए गए। मध्य प्रदेश में इनको दावों की पात्रता के लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। नंबर 1, 13 दिसंबर 2005 से पहले की उपभोग में ले ली हो, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हो और आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए जंगल की भूमि पर निर्भर हो। अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए है कि 13 दिसंबर के 2005 के पहले से 3 पीढ़ियों से रह रहे हों और आजीविका की जरूरतों के लिए जंगल की भूमि पर निर्भर हो। मध्य प्रदेश में लगभग 6,27,000 कुल दावे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 2,94,877 दावे मान्य किए गए। अमान्य दावे अधिकांशतः अन्य परंपरागत वन निवासियों के हैं और वो इस कारण से कि वो 75 साल की अवधि को पूरा करते हैं, अतः अमान्य हुए हैं। धरती आबा योजना के अंतर्गत ग्राम उत्कर्ष में विभिन्न सरकार की योजनाओं को भारत सरकार अब लागू करा रही है और एफआरए के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगभग 300 एफआरए इम्प्लीमेंटेशन की कमेटियां गठित की गई हैं। ये जो वन अधिकार पत्र धारक हैं उनको ये भी प्रावधान है नियमों में कि शासन की दूसरी योजनाओं का भी लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश में अब तक 2,30,000 आदिवासियों को 3,70,000 हेक्टेयर वन भूमि सौंपी गई है। इन वन अधिकार पत्र धारकों को 61,054 पीएम आवास, 55,357 कपिल धारा को, 24,366 डीजल पंप, 58,796 खेतों में भूमि सुधार का काम किया गया है। यद्यपि इस एक्ट को लागू हुए 17 साल हो गए हैं, तथापि अभी सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण के अधिकारों पे विशेष कार्य नहीं हो पाया। इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और ग्राम सभा की मजबूती, तकनीकी सहायता आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना प्रसार कार्यक्रमों और शिविरों की आवश्यकता है। सभी ग्राम सभाओं, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों और जो इस योजना को लागू कर रहे हैं उनको भी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे ये महत्वपूर्ण अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसमें डिजिटल मैपिंग और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी इसको आगे ले जाने में सहायक होगा। समन्वित सभी राजस्व, वन, अनुसूचित विभाग, पंचायती राज विभाग, इनका समन्वित प्रयास करने पर ही हम
जो वन अधिकार धारक पात्र है, ऐसे सभी वन अधिकार धारकों को पात्रता अनुसार वन अधिकार दे पाएंगे और समाज की अंतिम पंक्ति पे खड़े हमारे जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के जीवन में कुछ सुधार ला पाएंगे, ऐसी आशा है। इस मॉड्यूल में हम अधिनियम के अंतर्गत अपराध, दंड, नोडल एजेंसी और अन्य कानूनों पर FRA की प्रधानता के प्रावधानों और FRA में पात्रता 3 पीढ़ियों की निवास व निर्भरता पर आधारित है और मध्य प्रदेश में वन मित्र पोर्टल व धरती आबा योजना से इसका क्रियान्वयन सशक्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब निष्कर्ष की ओर। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और इसमें हमने एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। यदि आप उसके उत्तर देते हैं तो एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। वन अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक सामाजिक न्याय कानून है। कार्यान्वयन में पारदर्शिता, ग्राम सभा की मजबूती और तकनीकी सहायता। आवश्यक आय मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सामुदायिक अधिकारों पर विशेष बल आवश्यक आय स्थानीय पंचायत स्तर पर जनजातीय और निचले स्तर के अधिकारियों को सूचित करने के लिए व्यापक जागरूकता बढ़ाने और सूचना प्रसार कार्यक्रमों और शिविरों की आवश्यकता है। पंचायतों, ग्राम सभाओं, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों आदि जैसे FRA के प्रभारी लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए एक संपूर्ण योजना का होना भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल मैपिंग और कानूनी सहायता से सशक्तिकरण संभव आए।